भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। यह कोई साधारण उपाधि नहीं थी। यूनानी, फारसी, चीनी और अरब यात्रियों ने अपने लेखों में भारत को सोने का भंडार बताया है। गुप्तकालीन भारत में मंदिरों की दीवारें सोने और चांदी से जड़ी जाती थीं। चोल और पांड्य राजाओं के खजाने इतने बड़े थे कि विदेशी लुटेरे बार बार दक्षिण भारत की ओर खिंचे चले आते। मौर्य सम्राट अशोक के खजाने में सोने के लाखों मुद्राएं थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि भारत की नदियां भी कभी कभी सोने की रेत बहाती थीं। यही कारण था कि विदेशी आक्रांताओं की पहली नजर हमेशा भारत की दौलत पर जाती। अंग्रेजों की निगाह 18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना दबदबा बना चुकी थी। पहले वे कपड़े, नील और मसालों से मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी निगाहें भारत की खनिज संपदा पर पड़ी। लकड़ी, कोयला, लोहा और फिर सोना। उन्हें खबर मिली कि कर्नाटक के कोलार क्षेत्र की धरती में सोने की नसें, गोल्ड वेन्स हैं। कोलार की लोक कथा। कोलार कर्नाटक का एक चट्टानी और पहाड़ी इलाका था। वहां के गांव वालों में पीढ़ियों से एक कथा सुनाई जाती थी। बहुत समय पहले जब एक स्थानीय राजा ने यहां सोना खोदने की कोशिश की तो धरती से आग की लपटें उठीं और पूरा गांव जल गया। तभी से लोग मानने लगे कि इस क्षेत्र को धरती मां ने श्राप दिया है। गांव के बुजुर्ग कहते, सोना मत खोदो, यह धरती माता का आंचल है। अगर तुमने छेड़ा तो मृत्यु बुला लोगे। लेकिन अंग्रेज इन कहानियों पर हंसते थे। उनके लिए यह सब अंधविश्वास था। वे तो बस एक ही चीज चाहते थे, सोना। पहली जांच 1802 में कंपनी का एक इंजीनियर यहां आया। उसने मिट्टी और चट्टानों का परीक्षण किया। डायरी में दर्ज है, जब मैंने पत्थरों को तोड़ा तो उनमें से हल्की पीली चमक झलक रही थी। यह जगह साधारण नहीं है। शायद यहां सोने की नसें छिपी हैं। रिपोर्ट लंदन भेजी गई और वहीं से आदेश आया, इस खान को किसी भी हालत में खोला जाए। मजदूरों की तलाश। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी गहरी खान खोदने के लिए हजारों मजदूर चाहिए थे। अंग्रेज अफसरों ने पास के राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के गरीब किसानों को लालच दिया। उन्हें कहा गया, रोटी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी और रहने की जगह भी। लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। मजदूरों को तंग अंधेरी सुरंगों में धकेल दिया जाता। वहां हवा तक ढंग से नहीं पहुंचती थी। घुटन, धुआं और अंधेरा, यही उनका संसार बन गया। खान की शुरुआत 1850 के बाद धीरे धीरे खान का काम तेज हुआ। भाप से चलने वाली मशीनें लगाई गईं, लकड़ी की लिफ्ट बनाई गईं, जो मजदूरों को 200-300 मीटर नीचे उतारती थीं। धीरे धीरे यह खान भारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी खदान बनने लगी। शुरुआत में सोना कम मिला, लेकिन 1880 तक उत्पादन तेज हो गया। इतना सोना निकला कि ब्रिटिश सरकार ने गर्व से कहा, भारत हमारी दौलत का अनंत स्रोत है। कपड़े और मसाले तो बस शुरुआत थे, असली खजाना तो अब हमारे हाथ आया है। पहली बड़ी दुर्घटना, लेकिन इस चमक के पीछे अंधेरा भी था। 1884 की एक रात खदान के भीतर गैस का रिसाव हुआ। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। करीब 50 मजदूर जिंदा जलकर राख हो गए। उनकी चीखें सुरंगों से बाहर तक सुनाई दी, लेकिन अंग्रेज अफसरों ने शवों को बाहर निकालने तक की जहमत नहीं उठाई। एक अफसर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, डेड माइनर्स डोंट मैटर। गोल्ड मरे हुए मजदूर मायने नहीं रखते, सोना मायने रखता है। यह सुनकर मजदूरों की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन भूख और मजबूरी के कारण वे अगले ही दिन फिर खान में उतर गए। मौत की खान। धीरे धीरे मजदूर समझ गए कि यह खान उनके लिए सोने की खान नहीं, बल्कि मौत की खान है। हर महीने कोई ना कोई हादसा होता। कोई सुरंग गिर जाती, कोई पत्थर गिरकर सिर फोड़ देता, कोई गैस से घुटकर मर जाता। मजदूरों ने आपस में कहना शुरू किया, धरती माता बदला ले रही है, यह सोना हमें नहीं चाहिए।
लेकिन अंग्रेज अफसरों के लिए यह सब अंधविश्वास था। उनकी आंखों पर सिर्फ सोने की चकाचौंध थी। 1880 के दशक तक कोलार गोल्ड फील्ड्स ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सोने का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी थी। हर साल हजारों टन मिट्टी खोदी जाती और उसमें से महीनों की मेहनत के बाद कुछ किलो सोना निकाला जाता। लंदन की संसद में गर्व से कहा गया, भारत हमारे ताज की सबसे कीमती ज्वेल है और कोलार उस ज्वेल का सोना। लेकिन यह सोना किनके खून पसीने से निकला, इसकी परवाह किसी को नहीं थी। मजदूरों की जिंदगी। खदान के मजदूर दिन रात काम करते। सुबह अंधेरा होता तो वे खान में उतरते, शाम अंधेरा होता तो भी वे वहीं रहते। उनकी आंखें सूरज की रोशनी देखने को तरस जाती। खान के भीतर दमघोंटू धुआं, पानी रिसाव और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता। एक ब्रिटिश डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी, यहाँ के मजदूर रोजाना मौत से लड़ते हैं। इनका शरीर 10 साल में बूढ़ा हो जाता है। कई लोग 30 की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। मजदूरों के बच्चों का जन्म खान के पास बने झोपड़ों में होता और वे भी बड़े होकर वहीं काम करने लगते। लालच बनाम डर। जहां अंग्रेज अफसर सोने की चमक से खुश थे, वहीं मजदूरों के बीच डर और अफवाहें फैल रही थीं। रात को अक्सर खान के भीतर अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी जैसे कोई कराह रहा हो, कभी जैसे लोहे की जंजीरें घसीट रहा हो। मजदूर कहते, ये उन आत्माओं की चीखें हैं जो खान में दब गई। कई लोग डरकर भाग जाते, लेकिन अंग्रेज उन्हें पकड़कर वापस लाते और कहते, यहां कोई भूत नहीं, सिर्फ सोना है, काम करो वरना गोली मार दी जाएगी। कैप्टन हेनरी की एंट्री। इसी बीच 1890 में एक नया ब्रिटिश अफसर आया, कैप्टन हेनरी विलियम्स। वह बेहद सख्त और अहंकारी था। उसने मजदूरों को लाइन में खड़ा करके कहा, तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, तुम्हारा खून सस्ता है, सोना कीमती है। याद रखो, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह लेने के लिए बाहर 1000 लोग खड़े हैं। उसके आदेश पर मजदूरों पर कोड़े बरसाए जाते। जो थक कर बैठ जाए उसे भूखा रखा जाता। धीरे धीरे मजदूरों के दिल में उसके लिए नफरत और डर दोनों घर कर गए। पहली रहस्यमयी घटना। एक रात जब खान का काम खत्म हो चुका था, हेनरी खुद खान में निरीक्षण करने गया। उसके साथ 2 अंग्रेज इंजीनियर और 4 सिपाही थे। वे खान की सबसे गहरी सुरंग तक गए, जहां अब तक कोई मजदूर जाने से भी डरता था। अचानक अंधेरे में भूचाल जैसा कंपन हुआ, दीवारें हिलने लगीं और सुरंग के भीतर से ठंडी हवा चली। लोगों ने कहा, ऐसा लगा मानो धरती ने सांस ली हो। इस हड़कंप में हेनरी की टॉर्च बुझ गई। जब रोशनी वापस जलाई गई तो कैप्टन हेनरी गायब था। उसके साथ गए इंजीनियर और सिपाही घबराकर बाहर भागे। उन्होंने बताया, हमें लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हेनरी को खींच लिया हो। अफवाहों का दौर। हेनरी की लाश कभी नहीं मिली। अंग्रेजों ने इसे दुर्घटना करार दिया, लेकिन मजदूरों में अफवाह फैल गई। धरती माता ने उसे निगल लिया। यह खान श्रापित है। मजदूर अब और ज्यादा डर गए। कई लोग भागकर अपने गांव चले गए, लेकिन अंग्रेज अफसरों ने नए मजदूर पकड़ कर लाए और खान का काम फिर से शुरू करवा दिया। मजदूरों का संगठन। इन्हीं दिनों मजदूरों के बीच एक नया चेहरा उभर कर सामने आया, रामलाल। वह उत्तर भारत से आया हुआ एक गरीब किसान था, जिसे कर्ज चुकाने के लिए खान में काम करना पड़ा। रामलाल ने मजदूरों से कहा, अगर हम सब मिल जाएं, तो ये अंग्रेज हमें दबा नहीं पाएंगे। सोना हमारा खून चूस कर ले जाया जा रहा है, हमें उठना होगा। धीरे धीरे मजदूर रामलाल की बातें सुनने लगे। वे गुप्त बैठकों में इकट्ठा होने लगे। रामलाल उन्हें भरोसा दिलाता, एक दिन यह खान अंग्रेजों के लिए काल बन जाएगी। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। अंग्रेज अफसरों को भनक लगी कि मजदूर विद्रोह की योजना बना रहे हैं। उन्होंने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। सिपाहियों की संख्या दोगुनी कर दी गई। रामलाल को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वह हर बार बच निकलता। 1890 से 1910 तक खान का आकार इतना बढ़ गया
कि यह दुनिया की सबसे गहरी खदानों में गिनी जाने लगी। 2000 फीट गहरी सुरंगें खोदी गईं, बड़े बड़े मशीन लगाए गए, लेकिन साथ ही मौतों का सिलसिला भी बढ़ता गया। हर साल औसतन 300-400 मजदूर मर जाते, लेकिन अंग्रेज अफसर कहते यह सामान्य है, खदान का काम आसान नहीं, रहस्यमयी सुरंग। मजदूरों ने दावा किया कि खान के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त सुरंग है जिसमें चमकते पत्थर और अजीब रोशनी दिखाई देती है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि वही सुरंग कैप्टन हेनरी को भी निगल गई। अंग्रेज अफसरों ने इन बातों को अफवाह बताकर दबा दिया, लेकिन मजदूरों के बीच यह चर्चा फैल चुकी थी कि इस खान में सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि एक रहस्य छिपा है। साल 1863 की गर्मियों में सोने की खान की खुदाई अब और गहरी पहुंच चुकी थी। मिट्टी और पत्थरों के बीच हल्की हल्की चमक कई जगह दिखाई देने लगी थी। मजदूरों की आंखों में थकान के बावजूद उम्मीद की रोशनी भी झलक रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सोना बहुत करीब है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ने लगे। टनों मिट्टी और चट्टानों के नीचे काम करना किसी मौत के कुएं में उतरने जैसा था। मजदूरों की हालत। रामलाल हर रोज अपने साथियों को हिम्मत देता। वो कहता, भाइयों, ये सोना हमारी धरती का है, चाहे अंग्रेज इस पर दावा करें, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि ये हमारे हाथों से निकला था। उसकी बातों से मजदूरों को कुछ राहत मिलती, लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी हालत दयनीय हो चुकी थी। खाना कम मिलता, पानी गंदा था, बीमारियों ने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश अफसर कैप्टन हेनरी विलियम्स को मजदूरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सब कुछ बस सोने की ईंटों में बदलना था। पहला टकराव एक दिन, जब मजदूरों को लगातार 18 घंटे तक बिना आराम काम करने पर मजबूर किया गया, तो रामलाल ने खुलकर विरोध किया। उसने अपने साथियों से कहा, अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो कल हम सबकी लाशें इस खान से बाहर जाएंगी। रामलाल और कुछ मजदूरों ने काम रोक दिया। उनके हाथों में औजार थे, लेकिन वो हमला नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ इंसाफ और आराम चाहते थे। कैप्टन विलियम्स गुस्से से खान में उतरा। उसके पीछे बंदूकधारी सिपाही थे। वो चिल्लाया, वर्क you dogs, this gold belongs to the Queen of England, you are just laborers, nothing more। रामलाल ने जवाब दिया, यह सोना रानी विक्टोरिया का नहीं, यह हमारी धरती मां का है। यह सुनकर कप्तान का चेहरा लाल हो गया। उसने एक सैनिक को आदेश दिया, एक को चुनो और सजा दो। एक गरीब मजदूर को आगे खींचा गया और बेरहमी से कोड़ा मारा गया। उसकी चिल्लाहटें खान के अंधेरे सुरंगों में गूंज गईं। अब अशोक की दो हाथ अशोक ये सब देख रहा था। वह एक इंजीनियर था, ब्रिटिश के लिए काम करता था, लेकिन उसका दिल मजदूरों के साथ था। उसने सोचा, क्या मेरी शिक्षा और कौशल केवल इन क्रूर शासकों की गुलामी के लिए है? क्या मैं हमेशा चुप रहूंगा? उसी रात अशोक ने चुपचाप रामलाल से मुलाकात की। उसने धीरे से कहा, रामलाल, मैंने खान का नक्शा देखा है। वहां एक छिपा हुआ रास्ता है जो सीधे राजा के पुराने तहखाने की ओर जाता है। शायद यही असली सोने का दरवाजा है। अगर हम इसे ब्रिटिश से पहले प्राप्त कर लेते हैं तो हम इतिहास बदल सकते हैं। रामलाल ने उसकी आंखों में देखा। अशोक, अगर तुम सच में हमारे साथ हो तो यह लड़ाई केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भी होगी। अशोक ने अपना हाथ बढ़ाया। रामलाल ने उसे मजबूती से पकड़ा। दोनों को पता था कि अब केवल सोने ही नहीं, बल्कि विद्रोह की चिंगारी भी खान के भीतर चमक रही थी। सोने की तलाश अब अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक छुपे हुए युद्ध में बदल चुकी थी। मजदूरों के दिलों में गुस्सा था, अंग्रेजों की आंखों में लालच, और अशोक व रामलाल ने मिलकर गुप्त योजना बनानी शुरू कर दी थी। सोने की खान की खबर अब सिर्फ राजा और अशोक तक ही सीमित नहीं रही थी। कैप्टन हेनरी विलियम्स ने अपने अंग्रेज इंजीनियर और सैनिकों के साथ खान का नक्शा अपने हाथ में ले लिया था।
अशोक ने कई बार राजा से कहा, महाराज, अंग्रेजों पर भरोसा करना खतरनाक है। ये सोने को जनता की भलाई के लिए नहीं, अपने साम्राज्य के लिए लूटना चाहते हैं। राजा दुविधा में थे। एक ओर वह अपने राज्य की प्रजा की भलाई चाहते थे, दूसरी ओर अंग्रेजों का दबाव बढ़ता जा रहा था। कैप्टन विलियम्स बार बार दरबार में आकर कहता, राजा साहब, अगर आप हमें इस खान पर अधिकार देंगे तो हम आपको अंग्रेज सरकार की तरफ से और भी ताकत देंगे। आप पूरे इलाके के सबसे बड़े राजा बन सकते हैं। राजा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका मौन ही कैप्टन के लिए सहमति बन गया। खान के भीतर की साजिश मजदूर दिन रात काम करते रहे। रामलाल उनकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मजदूरों को लगने लगा कि खान का सोना राज्य की जनता तक नहीं पहुंचेगा। अंग्रेज इंजीनियर चुपचाप अलग सुरंग खोद रहा था, जिससे सोना सीधे अंग्रेजी छावनी तक पहुंचे। रामलाल ने एक रात यह राज देख लिया। उसने देखा कि अंग्रेज इंजीनियर कैप्टन विलियम्स के साथ खड़ा है और नक्शे पर उंगली रखकर कह रहा है, ये रास्ता बनते ही सोना सीधे कलकत्ता तक भेजा जा सकेगा, किसी को खबर भी नहीं होगी। रामलाल का खून खौल उठा। उसने समझ लिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और सम्मान की भी है। रामलाल ने मजदूरों को इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, ये अंग्रेज हमारे खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं। अगर हम अभी नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। सोना हमारी धरती का है, हमारी मां का है, इसे कोई विदेशी नहीं ले जा सकता। मजदूरों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ज्वाला। उस रात सबने शपथ ली कि अब ये खान सिर्फ सोने की खान नहीं, बल्कि आजादी का रणक्षेत्र बनेगी। कैप्टन विलियम्स को भी भनक लग गई थी कि मजदूर अब उसके आदेशों से पीछे हट रहे हैं। उसने तय किया कि अगर मजदूर बगावत करेंगे तो उनकी बगावत को खून से दबा दिया जाएगा। इधर मजदूर आजादी की चिंगारी जगा रहे थे, उधर अंग्रेज अफसर गोलियों और तलवारों की तैयारी कर रहे थे। अशोक और रामलाल अब समझ चुके थे कि अंग्रेज केवल सोने पर कब्जा करना चाहते हैं और मजदूरों की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। एक रात राजा वीरेंद्र सिंह ने गुप्त रूप से अशोक और रामलाल को महल बुलाया। उनकी आंखों में बेचैनी थी। राजा ने कहा, अशोक, रामलाल, मैंने कैप्टन हेनरी से कई बार कहा कि यह सोना मेरी प्रजा का है, लेकिन वह मुझे धमकाता है। कहता है अगर मैंने विरोध किया तो मेरा राजपाट छीन लिया जाएगा। मैं सोच में पड़ गया हूं, क्या करूं? अशोक ने दृढ़ स्वर में कहा, राजा साहब, इतिहास उन राजाओं को याद रखता है जो अपनी जनता के लिए खड़े होते हैं। अगर आप झुक गए तो ये अंग्रेज कभी नहीं रुकेंगे। यह सोना हमारी आने वाली पीढ़ियों का है, इसे बचाना होगा। उधर खदान के मजदूर अब खुलेआम गुस्से में थे। एक बुजुर्ग मजदूर चिल्लाया, हमारी जान से खेलकर ये अंग्रेज सोना ले जाएंगे और हमारे बच्चों को भूखा मरने देंगे। धीरे धीरे मजदूरों में विद्रोह की आहट फैलने लगी। कैप्टन हेनरी विलियम्स को जैसे ही यह पता चला कि मजदूर बगावत पर उतारू हैं, उसने तुरंत अपने अंग्रेज सिपाहियों को तैनात कर दिया। वह बोला, इन भारतीयों को डराना होगा। अगर इन्हें थोड़ा भी मौका दिया तो ये विद्रोह भड़क उठेगा। अशोक और रामलाल ने मजदूरों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों की लालच को और नहीं चलने देंगे। एक योजना बनी, खदान में काम रोक दिया जाएगा और सभी मजदूर हथियार के रूप में औजार, फावड़े, हथौड़े, लोहे की छड़ें तैयार रखेंगे। इसी बीच कैप्टन हेनरी ने राजा वीरेंद्र सिंह को आखिरी बार चेतावनी दी, राजा, या तो ये खान हमें सौंप दो या याद रखो कि तुम्हारा नाम और राज दोनों मिटा दिए जाएंगे। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ज्वाला। अब वह तय कर चुका था कि उसका राज्य अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। और यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। राजा, मजदूर और अशोक एक साथ आकर अंग्रेजों को जवाब देने की तैयारी करने लगते हैं। सोने की खान अब सिर्फ राजा वीरेंद्र सिंह और अशोक की नहीं रह गई थी। अंग्रेज अफसर कैप्टन हेनरी विलियम्स और उसका इंजीनियर हर दिन गहराई तक खुदाई करवाते जा रहे थे। मजदूरों की हालत
अब और भी बुरी थी। दिन रात अंधेरी सुरंगों में काम करना, धूल और गर्मी में पसीना बहाना और ऊपर से अंग्रेज सिपाहियों का कोड़ा। मगर अशोक की नजर एक बात पर अटक गई। हर बार जब मजदूर सोना निकालते, अंग्रेज उसका एक हिस्सा गुप्त रूप से अलग कर देते, लेकिन वह सोना कहीं बाहर भेजा ही नहीं जाता था। एक रात जब सब सो रहे थे, अशोक और रामलाल ने देखा कि कैप्टन हेनरी अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ खान की गहराई में गया। उनके हाथों में मशालें थीं। उन्होंने खान के उस हिस्से का दरवाजा खोला जहां जाने पर हमेशा पाबंदी थी। रामलाल ने फुसफुसाकर कहा, बाबूजी, उधर तो कोई मजदूर नहीं जाता। ये अंग्रेज छुप छुप कर क्या कर रहे हैं? अशोक ने अपनी सांस रोकी और ध्यान से देखा। दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा गुप्त कक्ष था, जिसकी दीवारें चमकते हुए सोने की नसों से भरी हुई थी। यह अब तक का सबसे बड़ा खजाना था, लेकिन कैप्टन हेनरी के चेहरे पर लालच के बजाय डर झलक रहा था। वह बोला, इस जगह को अंग्रेज साम्राज्य से भी छुपाकर रखना होगा। यहां कोई और नहीं आना चाहिए। अगर ये सच बाहर निकला तो पूरी दुनिया यहां टूट पड़ेगी। यह खजाना केवल उनके लिए है, उनके लिए। ये शब्द अशोक के कानों में गूंजते रहे। वह सोचने लगा, आखिर वो वे कौन है? रानी विक्टोरिया या कोई और ताकत? अगले दिन खान में एक हादसा हुआ। अचानक एक सुरंग की छत गिर गई और कई मजदूर दब गए। अंग्रेज डॉक्टर ने घायल मजदूरों को देखने तक से इनकार कर दिया। गुस्से और दुहक से भरे मजदूरों ने बगावत की ठानी। अशोक जानता था कि अब यह मामला सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि जिंदगी और इज्जत का हो गया था। उसने राजा वीरेंद्र सिंह को जाकर सब सच बताया। महाराज, अंग्रेज सिर्फ सोना ही नहीं छुपा रहे, वे किसी और गुप्त राज की भी रखवाली कर रहे हैं। अगर अभी नहीं चेता गया तो पूरा राज्य हमेशा के लिए उनके शिकंजे में चला जाएगा। राजा दुविधा में थे। एक तरफ अंग्रेजों की ताकत, तो दूसरी तरफ अपनी प्रजा की कराहती आवाजें। रात को अशोक ने कसम खाई, चाहे जान चली जाए, पर मैं इस खान का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। खनन का काम अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। रोज रोज नई सुरंगें खोदी जाती और रोज रोज मजदूरों की मौतें बढ़ती जा रही थीं। किसी का दम घुटकर निकल जाता, कोई पत्थरों की दरारों में दब जाता। अंग्रेज अफसर कैप्टन हेनरी विलियम्स और अंग्रेज इंजीनियर अब भी इस पर अड्डे थे कि खान से सोना हर हाल में निकाला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी यह लगने लगा कि खान सिर्फ खदान नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्य का घर है। एक रात अचानक खान से भयानक गर्जना की आवाज आई। ऐसा लगा मानो जमीन के नीचे कोई दैत्य करवट ले रहा हो। मजदूर डरकर भाग खड़े हुए। भारतीय इंजीनियर अशोक ने अफसरों को समझाया, यह खान सिर्फ सोने का भंडार नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना खतरनाक है। हमारे पुरखों ने इसे श्रापित कहा था, लेकिन अंग्रेज हंस पड़े। डॉक्टर ने भी कहा, यह सब अंधविश्वास है। स्थानीय राजा, जो अंग्रेजों की मजबूरी में मदद कर रहा था, अब चुप हो गया था। वह समझ रहा था कि खान की गहराई में कुछ ऐसा है जिसे उजागर करना विनाश को बुलाना है। राजा ने अशोक को गुप्त रूप से बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें इस खान को बचाना होगा। यह सिर्फ सोने का स्रोत नहीं, बल्कि हमारे देवताओं की परीक्षा है। अगर अंग्रेज इसे निकालने में कामयाब हो गए तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगले ही दिन खान में जबरदस्त आग भड़क उठी। किसी ने नहीं देखा कि आग कहां से लगी, लेकिन उसने सुरंगों को निगलना शुरू कर दिया। दर्जनों मजदूर जिंदा जल गए। अंग्रेज अफसर ने चीखते हुए आदेश दिया, काम बंद नहीं होगा, सोना चाहिए हमें। लेकिन अब मजदूरों के दिलों में सिर्फ डर था। कोई वापस खान में जाने को तैयार नहीं था। रात होते ही खान से एक अजीब प्रकाश निकलने लगा, सोने जैसी चमक, पर उसमें डर छिपा था। लोग कहने लगे कि यह देवताओं का संकेत है कि अब और लालच मत करो। सोने की खान अब सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शापित स्थान बन चुकी थी।
अशोक और राजा समझ गए थे कि आगे की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि उस अनदेखी ताकत से भी है जो खान की रक्षा कर रही थी। खनन स्थल की रात और भी गहरी हो गई थी। अंग्रेज अफसर कैप्टन हेनरी विलियम्स, इंजीनियर और डॉक्टर सब खान के अंदर खड़े थे। मजदूर थके हुए थे, लेकिन भीतर से डर भी उनकी नसों में दौड़ रहा था। रामलाल की कांपती आवाज फिर गूंजी, मैंने कहा था इस धरती को मत छेड़ो। ये मिट्टी सोने से भारी है, लेकिन ये सिर्फ अपने बच्चों को देती है, लूटने वालों को नहीं। अशोक ने नक्शा उठाकर दिखाया, देखो, ये रास्ता जहां खत्म होता है वहीं नीचे एक अजीब सा प्रतीक उकेरा हुआ है। यह चेतावनी है, खजाने का रास्ता नहीं। लेकिन अफसर हंसा, ये सब अंधविश्वास है। हम ब्रिटिश हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो। इसी बीच मजदूरों ने दीवार पर पुराने चिन्ह देखे, सिंहासन, आग की लपटें और एक टूटा हुआ ताज, मानो कोई भविष्यवाणी कह रही हो, जो यहां लालच लेकर आएगा उसकी विरासत भी राख में बदल जाएगी। अचानक जमीन हिली। खान की गहराई से अजीब आवाजें आने लगी। मजदूर भागने लगे। कैप्टन और इंजीनियर चीख उठे, ये क्या हो रहा है? रामलाल ने आंखें बंद कर धीरे से कहा, यह धरती जाग चुकी है। अचानक खान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। अंग्रेज अफसर और इंजीनियर चट्टानों के नीचे दब गए। डॉक्टर किसी तरह बाहर भाग निकला, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो सदियों तक ब्रिटिश साम्राज्य का पीछा करता रहा। अशोक और कुछ मजदूर बच गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से कहा, यह कहानी हमें याद दिलाती है, जो अपनी मिट्टी से विश्वासघात करता है वो मिट्टी उसे कभी माफ नहीं करती। रात का सन्नाटा, ढही हुई खान की राख और दूर खड़ा रामलाल आकाश की ओर देखते हुए कहता है, सच का बोझ हमेशा जमीन सह लेती है, लेकिन झूठ और लालच की इमारत कभी टिक नहीं पाती।